आज राष्ट्रवाद में बात उत्तर प्रदेश से गुजरात तक कैसे सियासी लावा फूट रहा है उसकी, और क्यों सस्पेंस पर सस्पेंस बना हुआ है, कैसे मोदी योगी से लेकर अखिलेश डिंपल तक सबकी नींद उड़ी हुई है, इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। गुजरात में पहले फेज की वोटिंग हुई है, इसमें 4% कम मत पड़े 2017 के मुकाबले। 2017 में करीब 68% के करीब वोटिंग हुई थी। 2022 में पहले फेज में कहा जा रहा है 63% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई। आंकड़ों को बारीकी से देखेंगे तो पिछली बार से करीब 4.69% कम वोटिंग हुई है, मतलब 5% के आसपास। अब जो सवाल पूरे देश में उठ रहा है, काडर कहा जा रहा है कि कंफ्यूज है, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का। पिछले 20 घंटों में कम वोटिंग प्रतिशत को लेकर कैसे घमासान मचा है वो आपको देखना चाहिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि कम वोटिंग मतलब बीजेपी तो गई। बीजेपी कह रही है कि भाई कम वोटिंग मतलब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लहर नहीं है एंटी इनकम्बेंसी की, इसलिए लोग जो है वो कम निकले। एंटी इनकम्बेंसी की लहर होती तो लोग बड़ी संख्या में बाहर आते। दरअसल गुजरात चुनाव को लेकर चर्चा इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि इसे 2024 से जोड़कर देखा जा रहा है और मैनपुरी तक इसका सीधा असर बताया जा रहा है। हालांकि पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है और मैनपुरी में परिवारवाद की चर्चा है। मैनपुरी में आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं मैनपुरी उपचुनाव है, रामपुर में उपचुनाव है, वहां पर पुलिस फोर्स का गलत इस्तेमाल कर रही है योगी सरकार। उधर गुजरात में वोटिंग प्रतिशत क्यों घटा, इसको लेकर चर्चा है। तो आज राष्ट्रवाद में दोनों चुनावों की चर्चा करेंगे। पहले क्या गुजरात में कम वोटिंग 2024 के लिए बड़ा इशारा है? वोटर्स की सुस्ती किसके लिए खतरे की घंटी है? सौराष्ट्र कच्छ का ट्रेंड मणिपुर तक मैसेज है क्या, माफ कीजिएगा मैनपुरी तक मैसेज है क्या? और गुजरात में मोदी, यूपी में योगी, विपक्ष के लिए जमीन बचाना चुनौती है क्या? सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शेखर अय्यर जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक और लेखक हमारे साथ हैं। आशुतोष सीनियर जर्नलिस्ट, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट और ईशान त्रिवेदी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत। और मैं सबको क्लियर कर दूं, मैं दोनों चुनावों पर चर्चा करूंगा, गुजरात पर भी और जो मैनपुरी का उपचुनाव है उस पर भी। तो पहले गुजरात को छूते हैं, फिर मैनपुरी पर आएंगे। शेखर अय्यर साहब, आपका अनुभव क्या कह रहा है? गुजरात में फर्स्ट फेज में ये वोटिंग परसेंट गिरना, ये किसके पक्ष में जा रहा है, किसके पक्ष में नहीं जा रहा है? देखिए, पहली बार मतलब जब 2017 में वोटिंग परसेंटेज गिरी थी, मतलब 2012 के तुलना में, तब एक इंटरप्रिटेशन आई थी क्योंकि पतिदार आंदोलन के बाद बीजेपी की हालत ठीक नहीं थी और कांग्रेस का बड़ा एग्रेसिव कैंपेन था, तो इसीलिए वो फायदा कांग्रेस को जा रहा है और नतीजा भी वैसे ही निकला कि कांग्रेस की सीट बढ़ी। लेकिन इस बार हम ऐसे कह नहीं सकते। इसका बड़ा कारण है कि देखिए, एक प्रकार से तो आप कुछ भी कहिए, इस कैंपेन में बड़ा लैकलस्टर कैंपेन है। ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिसपे, क्योंकि सबको पता है कि, क्योंकि वहां के लोग कहते हैं कि उनको सब कहते हैं भाई बीजेपी को जीतना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए वोट है। एंटी इनकम्बेंसी सरकार के लिए है, वहां के जो राज्य सरकार के लिए, स्थानीय मंत्री के लिए है, स्थानीय एमएलएस के लिए है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के पक्ष में जो है वो प्रो इनकम्बेंसी है। तो एक प्रकार से पहले ये लग रहा था कि ठीक है, पीएम की तरफ से बड़ी कोशिश हो रही है, क्योंकि पीएम चाहते हैं, बार बार कहते भी है कि भाई हमें रिकॉर्ड तोड़ना है इस बार, क्योंकि जो रिकॉर्ड कांग्रेस ने एक समय किया था 1985 में, उस तरह हमें भी एक रिकॉर्ड तोड़ना है। तो उनकी तरफ से कोशिश थी कि भाई किसी तरह एक एंथुजियाज्म ले आओ, एक ऊर्जा ले आओ, ताकि कैडर भी लग जाए और हम रिकॉर्ड तोड़े। लेकिन जो दिखने को आ रहा है, क्योंकि कई कारण बताए जा रहे हैं। एक कारण है कि भाई वीकडे, ये तो मतलब शुरू में हुआ, ये इसमें नहीं था, तो लोग भी इतने एंथुजियाज्म नहीं है। और इसीलिए जो परिणाम, जो परसेंटेज को लेकर मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, बीजेपी के अंदर ऐसी कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए, आपका वोट अगर काउंट करूं तो ये बीजेपी के लिए अच्छा है, कांग्रेस के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, या अभी आपको कंफ्यूज्ड वाले उस कैटेगरी में रखूं कि जिनको पता नहीं चल रहा कि ये वोटिंग परसेंटेज क्यों गिरा? नहीं, देखिए, आपका कितना वोट मतलब हो सकता है उसका तो अनुमान लगभग, मतलब आप आम आदमी पार्टी के अंदर भी एक हिसाब हो रहा है। अगर वो 20% तक क्रॉस कर पाएंगे, 20% की अगर वोट उनके गिरता है, तब ज्यादा फर्क होगा।
और बीजेपी के लिए भी चिंता बढ़ेगी अगर 20% ज्यादा क्रॉस कर, नहीं तो वो नुकसान ज्यादातर कांग्रेस से ही आएगा क्योंकि कांग्रेस का ही ठीक वोट है। होगा, वो कोई बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है आशुतोष जी, आपके हिसाब से क्योंकि 27 साल की एक थकान कई बार होती है, तो क्या जनता में उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था, या इस बार तो नए विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी भी थी, तो क्या वो उत्साह होता तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए था? किसके पक्ष में या नुकसान की तरफ आपको दिख रहा है ये वोटिंग परसेंटेज का घटना? देखिए, ये मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं जो बता सकूं कि कम से कम कितने प्रतिशत किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन दो तीन चीजें स्पष्ट है। पहली बात, अगर 2012 में इन्हीं 89 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर 31% अगर पोलिंग हुई थी और 2017 में अगर 68% पोलिंग हुई थी, तो उसकी तुलना में आज की तारीख में 61 पॉइंट समथिंग की जो पोलिंग हुई है उसमें तकरीबन 6% की गिरावट दिखती है। तो ये गिरावट उसी वक्त दिखाई पड़ती है। देखिए, एक चीज और ही मैं मानना पड़ेगा कि 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी ने और इलेक्शन कमीशन ने बहुत जबरदस्त कैंपेन किया कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल वोटिंग करें, तो वोट परसेंटेज इसीलिए कई राज्यों में लगातार बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसके बावजूद भी अगर पोलिंग नहीं बढ़ी है बल्कि 5-6% की गिरावट आ रही है, इसका मतलब यह कि मतदाताओं में उदासीनता है। अगर मतदान उदासीन है, मतदाता उदासीन है, तो इसको आप कई तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। मेरा अपना मानना यह है कि गुजरात के इस चुनाव में एक्साइटमेंट ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो ये चुनाव जीत रही है। चूंकि चुनाव जीत रही है, इसलिए कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा लोग मान के चलते हैं अब चुनाव जीती नहीं तो फिर क्या वोट करके क्या होगा। जैसे कि आपने बंगाल के अंदर देखा, उस चुनाव में बिहार के अंदर और उत्तर प्रदेश, ये तीन ऐसे चुनाव थे जहां जबरदस्त तरीके से एक्साइटमेंट था, हर आदमी की दिलचस्पी लगी हुई थी, कौन जीत रहा, कौन हार रहा, किसके स्टेक्स थे। लेकिन गुजरात में वो एक्साइटमेंट गायब है। मैं शेखर जी के इस राय से सहमत हूं। चूंकि एक्साइटमेंट नहीं है, चूंकि लोगों को लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है, इसका एक कारण यह हो सकता है जिसकी वजह से वहां पर मतदान गिरा है। और एक चीज और भी मैं कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी को लेकर जो अट्रैक्शन, जो आकर्षण दिखना चाहिए था, वो वोट परसेंटेज में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। और अगर उनकी एंट्री के बावजूद भी अगर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह कि उनका कोई बहुत ज्यादा असर इस चुनाव में शायद दिखाई ना पड़े। ठीक है, तो इसका मतलब नया विकल्प होने के बावजूद अगर एक्साइटमेंट पैदा नहीं हो रही है तो वो नया विकल्प फिर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसका मतलब। वरना लोग निकलते कहते हैं हाँ भाई इनको चुनना है तो करना है। अवधेश जी, क्या आप आशुतोष जी और शेखर अय्यर जो कह रहे हैं इससे सहमत हैं? और अगर लोग ये माने बैठे हैं कि बीजेपी तो जीत रही है, क्या ये बीजेपी के लिए नुकसानदेह हो सकता है कि लोग उनका कार्डर, उनका वोटर घर से ना निकले, ये मानकर कि भैया ये तो जीत ही रहे हैं और ये जो वोटिंग प्रतिशत गिरा ये हो सकता है उनका वोट हो, और अगर नहीं निकला तो फिर किसी और को फायदा जा सकता है? देखिए, दोनों लोग सीनियर जर्नलिस्ट हैं और दोनों अच्छे एनालिसिस करते हैं, इसलिए निजी तौर पर उस पर टिप्पणी मैं करूं, कुछ बातों से मैं सहमत हूं, लेकिन इसको जरा दूसरे तरीके से भी देखा जा सकता है। देखिए, गुजरात में जो मैक्सिमम वोटिंग थी वो 2012 में थी 72.2%। 2002 में जब वहां दंगे हुए थे और जब आप जानते हैं कि पूरा एक ध्रुवीकरण था तो 61% वोटिंग हुई थी, लेकिन 2007 में वो घट के 59.7% हो गया है। तो गुजरात के ट्रेंड को भी देखना पड़ेगा कि वहां क्या कैसे वोटिंग होती है। फिर 2017 में 69% हो गया 72 से घट के। तो इसलिए गुजरात को अगर 2002 से 2022, जबकि वहां चुनाव में नई प्रवृत्तियां उभरी हैं नरेंद्र मोदी के आने के बाद, उसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत ज्यादा कमी मैं नहीं मानता हूं, पिछले चुनाव से जरूर कमी है ये। तो एक तो ये, दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ध्यान रखिए कि कांग्रेस इस बार के चुनाव प्रचार में बिल्कुल ऐसा लगता था कि पार्टी निराशा से भरी हुई है संगठन होते हुए भी। तो ये मत मानिए, ये बात तो सही है कि लोग मान के चलते हैं कि भाई बीजेपी को तो जीतना ही है, लेकिन दूसरी बात यह भी होती है कि विपक्ष अगर अपने वोटर को उस प्रकार से आलोड़ित नहीं कर पाता है, मोबिलाइज कि आप आओ और हम चुनाव जीत रहे हैं, तो एक बड़े वर्ग के अंदर निराशा भाव करता है। तो चूंकि कांग्रेस इस समय बिल्कुल चुनाव से लग रहा था कि कह रहे थे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, बहुत सामने नहीं दिख रही थी, तो मेरा जो एनालिसिस ये कह रहा है कि जो एंटी बीजेपी वोट था वो कांग्रेस में जाए या आम आदमी पार्टी में जाए, उसको लग रहा था कि तो जीत ही जाएगा, छोड़ो हर बार तो जाके परेशानी होते हैं, तो वो एक बड़ा वर्ग वोट डालने शायद नहीं निकला है।
और आम तो नहीं आदमी निकला तो पार्टी फिर का तो जैसा बीजेपी को नुकसान आशुतोष होना जी ने चाहिए कहा, ना। जो हम मान, लोग भी जानते हैं मैं कह रहा हूं जो 6-7 माने सीट। बैठा है कि भाई बीजेपी जीत रही है, वो किसका वोटर है? नहीं। कांग्रेस का, आपका, या बीजेपी का? ना, मैं कांग्रेस के बारे में, अच्छा, कांग्रेस का वोटर। मैं कह रहा हूं कांग्रेस का। मैंने कहा ना, ठीक मैंने है, कहा कांग्रेस का। उस ढंग से दीपक झा चुनाव जी, क्या प्रचार में नहीं कांग्रेस के थी वोटर का कि वोटर या आम आदमी उसके पार्टी का वोटर समर्थक- या बीजेपी के विरोध वाला वोटर नहीं निकला है? ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है, आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, यहाँ पे अभी बहुत सीनियर पत्रकारों ने अपनी अपनी वक्तव्य रखे, लेकिन ये जो अपने अवधेश जी कह रहे थे, इनसे थोड़ा सा मैं असहमति रखते हुए बातें करूंगा, 2-3 बातें। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हताश, परेशान और निराश है। अब आप ये समझिए, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है पूरे देश में, लेकिन क्योंकि टीवी देखते हैं, टीवी से चुनाव का आकलन करते हैं, तो अब इनको टीवी पे राहुल गांधी की यात्रा तो दिखेगी नहीं। नरेंद्र मोदी जी 1 घंटे की रैली करते हैं, एम्बुलेंस को भी रोका जाता है, पूरा देश देखता है। तो अगर आप इसको चुनावी ताकत कांग्रेस भाजपा की मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मीडिया के द्वारा अपना प्रचार करते हैं, तो फिर इनको बधाई हो। ऐसी ताकत और ऐसे प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर रही है, बिल्कुल मैं मानता हूं कि राहुल गांधी। दूसरी बात आपको मैं बताऊंगा कि ये वो वोट परसेंटेज कम हुए हैं भाजपा के, जो लोग मान के चल रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, और आप देखिएगा ये वही लोग हैं घर में बैठे हुए हैं, वोट परसेंटेज घटा है। क्योंकि जो त्रस्त लोग हैं वो चुनाव डालने आ रहे हैं, वो इस मतदान में, इस महाकुंभ में भाग ले रहे हैं। जो परेशान है वही हथियार लेके बाहर निकलेगा। हथियार कहने का मतलब होता है कि आपका वोट, आपकी वोट ही लोकतंत्र में आपकी ताकत है। तो परेशान व्यक्ति, बेरोजगार व्यक्ति, और जिनको खाने के लिए नहीं है, जिनको लोग कोविड में मर गए, वो सारे लोग उनके तो घर के दीपक लोग जी, आ रहे हैं पिछली वोट बार डालने। जो और परेशान आप व्यक्ति यकीन थे, मानिए जिनके लिए कि कहा गया भाजपा के- कि वो पाटीदार आंदोलन हो रहा था, जो जीएसटी से परेशान थे, वो कहा गया कि 69%, 68% निकले। इस बार परेशान व्यक्तियों की संख्या आप मान रहे हैं घट गई है? जी नहीं, परेशान व्यक्तियों की संख्या उतनी ही है। जो वोट डाल रहे हैं वो सारे परेशान लोग हैं, क्योंकि भाजपा के लोगों ने वोट नहीं किया है। भाजपा के लोग मदमस्त हो भाजपा गए के हैं लोगों ने कि वोट ही मोदी नहीं जी किया है। प्रचार कर रहे हैं, 63%, टीवी 62% सब देखने परेशान लोग हैं। कि बिल्कुल परेशान है, बेरोजगार लोग हैं, जिनके अभी आप अरे देखिए भाई, ना, पिछले खुद चुनाव में भी कोरोना के बीजेपी का कोविड से लोगों ने 49% वोट कितनी था, तो जानें गंवाई, 63% जो सुप्रीम है वो बीजेपी के विरोधी और परेशान लोग कैसे हैं फिर? 63 प्लस 49 कर दें क्या? अब नहीं, जितना वोट पड़ता है उसको आप डिवाइड करते हैं कि कितना बीजेपी, टोटल वोट पड़ना अलग होता है और परसेंटेज एक अलग होती है सुशांत जी, कि दोनों को डिवाइड किया गया है। अच्छा, ठीक। 100% मान के चलेंगे ना, 100% में से आप कितना भाजपा को कितना गया। ठीक है। इरशान भाई, आपके हिसाब से आवाज आ रही है ये क्या लग रहा है माहौल आपको? बीजेपी को नुकसान हुआ है, लोग नहीं निकले घर से? सर, मेरे सामने बहुत ही अच्छे अच्छे और बड़े बड़े पत्रकार हैं। मैं उन सबकी बातों को मिला के खुद एक थोड़ा सा मैं अपना एक जस्ट एक ओपिनियन दे रहा हूँ। इसको प्लीज कतई ही आप एकदम कंफर्मेटरी मत समझना, क्योंकि नहीं, हम कंफर्म तो किसी का नहीं मान रहे, इतने वरिष्ठ बैठे उनका भी नहीं मान रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी में भी विरोध के सुर उठे हैं। हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ लोगों को टिकट ना मिलने के कारण उन लोगों ने शायद इस बार अपने जो भी अपना गुट है या अपने लोग हैं, उन लोगों को शायद या तो बीजेपी, ऐसा तो नहीं कर सकते कि बीजेपी के अगेंस्ट वोटिंग करें, तो हो सकता है कि उन लोगों को वोटिंग करने से रोका गया हो। तो ये जो कोई स्पेसिफिक, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी की असंतुष्ट लोगों ने वोटिंग कम करवाई है, तो डेफिनेटली उसका असर बीजेपी पे पड़ेगा, क्योंकि 89 सीटों में से कुल 12 ऐसी सीट है जहां पे भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम मार्जिन से जीती थी, या फिर उनका वो जो वोट प्रतिशत था वो काफी कम था। तो ऐसे में वो 12 सीटों के ऊपर भी असर कर सकता है। और ऐसे कुछ गुट जो कि जिनकी भी बहुत संख्या थी, जैसे कि मधु श्रीवास्तव जी को ले लीजिए, उसमें उन्होंने पहले वो बीजेपी में काम किया था, या फिर इस बार उन्होंने अपक्ष में काम किया। तो ऐसे कई लोग हैं जो असंतुष्ट थे, तो उनका फर्क पड़ेगा। दूसरा कि अगर पिछले वोट के अनुसार देखें तो 35% बीजेपी को वोट मिला था, 28 to 26% वो कांग्रेस को वोट मिला था, और आम आदमी पार्टी अगर मान लीजिए तो उनको वोट शेयर तकरीबन 6 से 8% था। तो अगर ऐसे में हम लोग कुछ ऐसा सोचे कि इस बार मान लीजिए कि बीजेपी का कुछ 2 से 3% वोट शेयर कम हो रहा है, जिस पर कांग्रेस जैसे कि आज बार पिक्चर में नहीं है, तो कांग्रेस को शायद सबसे ज्यादा घाटा, या अगर वो 20% के आसपास पहुंच जाती है,
तो डेफिनेटली आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में पहली बार विपक्ष के तौर पे उभरी थी, पंजाब में पहली बार विपक्ष के तौर पे उभरी थी, तो हो सकता है ऐसी कुछ सिचुएशन बने जिसमें आम आदमी ठीक है, पार्टी आप कुछ कह रहे 12 हैं से बीजेपी 15 के लेके आए। ही लोग बाहर नहीं आए हैं और जो लोग बीजेपी के अंदर नाराज थे उन्होंने लोगों को रोक दिया कि भैया तुम मत जाओ और इसका फायदा आम It is- आदमी it is पार्टी को one होगा, आप कह रहे हैं। possibility, जी।